सबसे पहले तुम्हें विस्कोसिटी में मैं क्या क्या बता दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तक बता दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना, एक बार इस स्लाइड को नोट करना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इस स्लाइड को अच्छे से नोट करो, समझ में आ जाएगा, इजी है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो डेका पोएज होता है, जैसा कि तुम यहाँ देख रहे होगे ना, पोएज नहीं होता है, डेका पोएज। और वन पोएज और डेका पोएज का रिलेशन तुम्हें यहाँ दिखाया गया है। पोएज जो है वो सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है, और डायमेंशन निकालना अपन ने वहां भी सीखा था और यहाँ भी तुम देख सकते हो। देखो आगे देखना, इजी है, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, बस याद रखना है कि ऐसा यूनिट डेका पोएज होता है, और डेका पोएज और पोएज का रिलेशन याद रखना, और पोएज जो है वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है। देखना आगे, एक बार ये चार्ट पढ़ो तो, वेलोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन, जो अपन नॉर्मल फ्रिक्शन देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, एक बार इसे रीड आउट कर लो, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। कोई से पॉइंट्स में डाउट हो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। देखो सिंपल फर्स्ट पॉइंट में तो, जो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में देखे थे कि जो विस्कस फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो समझ में आता है। विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, ये भी समझ में आता है। विस्कस ड्रैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नॉर्मल का कोई रोल है ही नहीं, जो भी है वो एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट का रोल है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स तो मैं समझ आया होगा। फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट, ये पता है तुम्हें कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे करता है, नॉर्मल पे, ठीक है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू सरफेस, इसे कैसे अपन समझेंगे, देखो इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो अपने पास ये कोई सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल है तो इसके पास भी तो डिफरेंट लेयर्स होंगे ना, वो और बात है कि इसके लेयर्स बहुत, मतलब जैसे सपोज कर
यहाँ पे मैंने एक और लेयर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये भी तो लेयर ही है ना? ये भी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी तो एक लेयर ही है ना। तो लेयर है तो अब सिंपल समझ में आता है कि इन दोनों के जो रिलेटिव वेलोसिटी है इन दो सरफेस के, इससे इसके रिलेटिव वेलोसिटी पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हो बात को? तो यही पॉइंट बताने की कोशिश किया गया है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू सरफेसेस। इन दो सरफेसेस से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन का लेना देना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, जैसे ग्राउंड हो जाएगा तो ग्राउंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हो गया, तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी से अपने को मतलब है। क्या ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें समझ आ रहे हैं क्या? तो यस का मैसेज करो। यस सर। आसान है, कॉन्सेप्ट्स को मतलब टॉपिक को आसान बना रहा है और अच्छा भी लग रहा है देख के कि क्या क्या रीजन है दोनों के बीच में। ठीक है, एप्लीकेशंस तो अपन बाद में कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, करो तो सॉल्व। ये -1 जो है ना ये 10⁻⁴ पे है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो है ये 10⁻⁻1 है। ठीक है, करो तो सॉल्व। और यहाँ पे जो है वो सेकंड स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नोट करो फिर सॉल्व करना, या फिर एक मिनट रुको, इससे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कराना अभी तक, कि क्वेश्चन करा दिया हूँ? नहीं कराया सर। नो सर। नहीं करा है ना, तो पहले एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कर। लिखना है क्वेश्चन, अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर is made to move horizontally. A plate of area 2 meter square is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second. With a speed of 2 meter per second. By applying a horizontal tangential force by applying a horizontal tangential force over the free surface of liquid over the free surface of a liquid, if the depth of liquid is 1 meter, if the depth of the liquid is 1 meter and liquid in contact with plate is stationary, liquid in contact with other plate is stationary, coefficient of viscosity of liquid is 0.01 Poise, coefficient of viscosity of liquid is 0.01 Poise, then calculate tangential force needed to move the plate. Then calculate tangential force needed to move the plate. एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. A plate of area 2 meter square is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a horizontal tangential force over the free surface of a liquid.
if the depth of liquid is 1 meter and the liquid in contact with the other plate is a stationary, coefficient of viscosity of liquid is 0.1 poise. 0.01 poise, find the tangential force needed to move the plate. करो सॉल्व, 2 मिनट का समय है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी से आंसर का एक्सपेक्टेशन है मुझे। बिल्कुल सही आंसर है, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। एक बार मैं फॉर्मली सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। अपने पास 2 प्लेट्स दिए गए हैं, तो ये सपोज करो फर्स्ट प्लेट है और एक नीचे भी सेकंड प्लेट इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और इसके बीच लिक्विड फिल किया हुआ है, ये जो वाला प्लेट है वो रेस्ट पे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे जो लिक्विड इसके कॉन्टेक्ट में है वो भी कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। तो जब ये भी रेस्ट में, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके पास जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इसके पास जो वेलोसिटी 0 है, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो ये 2 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट तो अपने को 2 पता लग गया, तो F इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। और ईटा है कितना, तो ईटा सिंपल अपने को बताया है 0.01 पोएस। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसको यदि तुम जब कन्वर्ट करोगे एसआई यूनिट में, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻1 करना होगा। बोलो समझ रहे हो क्या। और एरिया तुम्हें 2 गिवन है और कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ गया, तो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्या आया समझ। मेन है यहाँ पे कोफिशिएंट और Yes, sir. विस्कोसिटी को अच्छे से फील करना, क्योंकि पॉइज में गिवन होगा तो तुम्हें -1 मतलब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना ही है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे समझ लो। कोफिशिएंट और विस्कोसिटी में कंफ्यूज अपन मैक्सिमम टाइम होते हैं, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मेरा यही रहा है कि स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको अच्छे से क्लियर कर लो। पॉइज ऐसा यूनिट नहीं है, डेका पॉइज ऐसा यूनिट है। और जब भी पॉइज में टर्म गिवन हो तो उसमें 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये रहा। करो अब इसे सॉल्व। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी में नोट करो, फिर सॉल्व करना, ठीक है।
बताओ आंसर। लगाओ दिमाग। सोच सोच। देखते हैं आंसर, पता नहीं मुझे, बट करो ट्राई। बिल्कुल सही आंसर है, 0.004 यानी कि 4 mm। गुड, बहुत बढ़िया। बताओ सुनील, सॉल्व कैसे करेंगे? क्या अप्रोच रखा, बताओ। सर ये पहले ऐसे ग्रेविटी यहाँ पे जैसे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रही थी, तो mg sin थीटा कंपोनेंट किया, वही होगा सर नेसेसरी फोर्स जो इसे मूव करा, मतलब वो इसी की डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी की हाँ डायरेक्शन। क्योंकि, हाँ हाँ तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है इसलिए नेट फोर्स 0 होगा। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो। अच्छा, तो हम्म इक्वेट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो बेसिकली है mg sin थीटा के। ये पता कैसे लगा? क्योंकि क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज किया है इसने। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 यानी कि ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, राइट? तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो ईटा एरिया डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब तुम्हें ईटा पता है, एरिया पता है, डेल्टा वी बाई एक्स को कैसे लिखोगे? देखो, इसके हाइट को तुम चाहो तो y मान लो, y जैसी मानते हो, तो इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है मान लिया y। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी 10, क्योंकि जो इधर कांटेक्ट में है वो तो 0 ही मानोगे, है ना? तो सिंपल 10/y करते हुए y सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी से सभी। बिल्कुल सही। तो तुम्हें ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार ये इसका मैसेज कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हेडिंग लिखो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। हेडिंग लिखो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें लिखना, या ये दो पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी से। स्टोक्स वेलोसिटी एंड टर्मिनल, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी में ये दो पॉइंट्स नोट कर लो, है ना? नोट करो पहले, फिर देखते हैं आगे। एक्सप्लेन करता हूँ मैं।
नोट कर लिए क्या? हाँ देखो ध्यान से, नोट कर लियो तो पहले एक बार डन का मैसेज करो, फिर मैं बताता हूँ। देखना, इसमें सिंपल तुम्हें समझना होगा कि जो स्टॉक्स लॉ में जो ये फोर्स यूज हो रहा है, ये बेसिकली विस्कस फोर्स है। क्या है? विस्कस फोर्स, जिसको तुम एफ वी से भी समझ सकते हो, 6 पाई ईटा r इंटू वी। और यहाँ पे जो v यूज हो रहा है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी यूज हो रहा है। अब बात आती है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो टर्मिनल वेलोसिटी को मैं सिंपल एक लाइन में समझाऊं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे एफ नेट जीरो हो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे एफ नेट जीरो हो और ये ऑब्जेक्ट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो, तो इसी को अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी डिफाइंड किस में है? फ्लूइड में। समझे? फ्लूइड में। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, कांस्टेंट है, उसके पास वेलोसिटी, तो उसे अपन टर्मिनल बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। टर्मिनल अपन तब बोलेंगे जहां पे फ्लूइड की वजह से विस्कस फोर्स, ग्रेविटी, ये सब लग के एडजस्ट होके नेट फोर्स जीरो हुआ हो, और उस नेट फोर्स जीरो होने के बाद उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। क्या बात समझ आती है क्या? टर्मिनल वेलोसिटी, तो यस का मैसेज करो। क्या टर्मिनल वेलोसिटी समझे कि मैं फिर से बताऊं? ओके देखो, ध्यान से सुनना। टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले तो फ्लूइड में डिफाइन है ना? फ्लूइड में डिफाइन है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो, ध्यान से सुनना, नेट फोर्स जीरो हो। अब एक्सेलरेशन बिकम जीरो का सिंपल सा मतलब है नेट फोर्स जीरो होना, सही है। अब नेट फोर्स जीरो हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसके पास जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। आया समझ? क्या? यस सर। तो बस सिंपल यही है कि नेट फोर्स जीरो हो और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसे अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड में डिफाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को अपन ने मूव करा दिया और उसको अपन कहने लगे टर्मिनल वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं। किसी फ्लूइड में ये होगा तभी अपन कहेंगे, ठीक है। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी के अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसा कि इसने डेफिनेशन बताया है। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है। इन केस तुम फॉर्मूला भूल जाते हो तो तुम इजिली डिराइव भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो कोई एक आर रेडियस का बॉल है, आर रेडियस का बॉल है, तुमने ऊपर से पानी के अंदर गिरा दिया, ठीक है। पानी के अंदर जैसे तुम गिराते हो तो तुम देखोगे कि इसके पास स्टार्टिंग में तो ज्यादा वेलोसिटी थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है इसकी वेलोसिटी लगातार कम होते जाती है। एक टाइम ऐसा आया कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया। अब देखो नेट फोर्स जीरो क्यों होगा, तुम बोलोगे कि फोर्स कौन चेंज कर रहा है, तो देखो विस्कस फोर्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ऐसा है ना। तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी को कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करोगे, वैसे वैसे विस्कस फोर्स एडजस्ट होगा। तो जिस तरीके से विस्कस फोर्स एडजस्ट होगा, उस हिसाब से कभी पॉसिबिलिटी तो है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब उस इंस्टेंट पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसी को अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। समझे क्या? तो इसके लिए यदि अपन एफबीडी सिंपल ड्रॉ करें, तो मैं क्या क्या एफबीडी ड्रॉ करूंगा? देखो, नीचे तो इसका एमजी लगेगा पहली बार, है ना। इसकी वेलोसिटी नीचे है तो एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा? विस्कस फोर्स, क्योंकि तुम्हें पता है यदि जिधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसकी जस्ट उसके जस्ट अपोजिट लगता है विस्कस फोर्स। क्या बात समझ रहे हो? और समझ रहे हो क्या? और उसके बाद इसमें एक लगेगा बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्यों? बॉयंसी फोर्स क्यों? ऑब्वियसली समझ रहे हो, क्योंकि ये भी तो फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड है तो बॉयंसी फोर्स तो अप्लाई होगा। क्या बात समझ रहे हो? ये एफबीडी तुम्हें समझ आया क्या? पहले ये मैसेज करो। मैंने ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाया,
फिर ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगाया और फिर नीचे की तरफ मैंने mg लगाया। ये समझे क्या एफबीडी? तो यस का मैसेज करो। हाँ, तो देखो अब जैसे ही मुझे ये समझ में आ गया कि इसका एफबीडी कुछ ऐसा बनने वाला है और ये भी पता है कि मुझे टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और टर्मिनल वेलोसिटी अपन तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है ना कि जो विस्कस फोर्स है और जो बॉयंसी फोर्स है, इन दोनों का समेशन mg। अच्छा, इसी बॉयंसी फोर्स को अपन थ्रस्ट फोर्स भी कह देते हैं, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अपवर्ड थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, इस तरीके से भी इसको वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी। बॉयंसी फोर्स क्या लिखोगे? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है? और इंटू में जी, सही है। और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एल लगा दिया। और mg के लिए क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी। बताओ ये स्टेटमेंट में कहीं कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो यहाँ से अपन 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसी को अपन टर्मिनल कहेंगे, क्योंकि अपन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से रो एम माइनस रो जी बचा। देखो ध्यान से, अब 6 पाई को ये कैंसिल करो तो ये कितना जाएगा? इधर से 3, इधर से 2, और कुछ कैंसिल हो सकता है, आर से आर कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 2r² g/9 ईटा। ध्यान से देखना, अपॉन रो एम माइनस रो एल, सॉरी, रो एम माइनस रो एल। तो ये अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसको तुम चाहो तो याद कर लो, और ना याद करना चाहो तो अपन सॉल्व कर लेंगे एट दैट इंस्टेंट जब अपने को रिक्वायर्ड होगा। तो क्या ये बात तुम्हें समझ आई? तो यस का मैसेज करो। तुम भी बिना बोर्ड पे देखे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, फिर अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हो जाए तो डन का मैसेज कर देना, फिर इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नोट कर लिए क्या? हाँ चलो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखो, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस r equals to 0.0015 millimeter, r equals to 0.0015 millimeter, एक काम करो, ये बहुत कम है यार, वैल्यू चेंज करो तो 0.15 लिखो सिर्फ, है ना, बहुत कम वैल्यू है, 0.15 मिलीमीटर। हाँ, a drop of water of radius 0.15 millimeter is falling in air if coefficient of viscosity of air is, if the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 kilogram meter inverse second inverse. If the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 kilogram meter inverse second inverse. Calculate terminal velocity of water drop. Calculate terminal velocity of water drop and bracket में एक point लिख लेना, density of air can be neglected. Density of air can be neglected. ये लाइन यदि ना भी लिखा हो तो भी अपन नेग्लेक्ट करेंगे, समझे, क्योंकि एयर का जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, ये चीज मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया हुआ है। ये लाइन यदि क्वेश्चन में ना भी लिखा होता तो भी अपन नेग्लेक्ट करते। डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। A drop of water of radius 0.15 mm is falling in air. If the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the minus 5 kilogram meter inverse second inverse, what will be terminal velocity? Or calculate terminal velocity. Density of air can be neglected. करो सॉल्व, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रॉपर आंसर चाहिए अपने को फुल कैलकुलेशन के साथ। 10⁻⁴ कितना आया, इस वाले फॉर्मेट में चाहिए अपने को आंसर। a इंटू 10⁻⁵ b, इस तरीके से करो कैलकुलेशन। हाँ, जो मेरे पास है वो है 2.7 into 10⁻⁴
ये मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है। -3 भी हो सकता है क्योंकि मैंने रेडियस को चेंज किया है। देखो तो क्या है, 10⁻³ है क्या? मैंने रेडियस चेंज किया नहीं, इस वजह से आंसर में चेंजेस आ सकता है। या फिर 10⁻⁴ में चेंजेस आएगा, बट उसका कोएफिशिएंट 2.7 आएगा। देखना एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो टर्मिनल वेलोसिटी का जो अपने पास एक्सप्रेशन है वो है -6 आएगा। कितना? हाँ, 2/9 r² अपॉन g, सही है। और रो माइनस रो m माइनस रो l, ठीक है। इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। तो 2/9 रेडियस है कितना, तो 1.5 इंटू 10। बोलो। सर ये जी तो ऊपर रहता है ना, और तो नीचे तो ईटा आता है ना। सही तो लिखा हूँ, देख जी ऊपर ही तो है। हाँ सर, हाँ सर। देख इधर, तो ईटा अपने को क्या गिवन है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और जी ऊपर 10 रह गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, जल्दी से कर दूंगा। 2/9 2.25 10⁻⁻8 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.8 इंटू 10⁻⁻5। पहले 10⁻⁴ को निपटाओ। तो ये ऊपर जाएगा 6 2, तो ये हट के आ जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। अब देख, इस वाले से इसको कैंसिल कर, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशन करूंगा मैं। ये 90, तो यहाँ से आएगा 225 डिवाइड बाई 810, है ना। उसके बाद सिंपल 0 पॉइंट, तो ये आ गया 200, यानी कि 8 दूना 16 4, है ना। तो 4 आया, यानी कि 8 हाँ, तो ये आ जाएगा लगभग। मैं लगभग आंसर सॉल्व करता हूँ। तो 2.5 इंटू 10⁻³ मेरा आंसर आ रहा है, मीटर पर सेकंड। 2.5 लगभग 2.5 इंटू 10⁻³ बताओ, समझ में आया क्या तुम्हें? क्या तुम्हें क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक पीपीटी से देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो, ये वाला करो सॉल्व। रिलेशनशिप सॉल्व करना है, या इन शॉर्ट मैं कह दूं कि रेडियस ऑफ बॉल। हाँ सही है, करो सॉल्व, क्वेश्चन कंप्लीट है। सोचो सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व होगा? बोलो। बिल्कुल सही, पावर एफ इंटू वी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत सही। तो बस विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो रख दो और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो रख दो, तो यहाँ से तुम्हें रेडियस से रिलेशन पता लग जाएगा। देखो, रेट ऑफ हीट लॉस ही पावर है, पहले ये तुम्हें समझना होगा। हीट लॉस, देखो रेट ऑफ हीट लॉस का क्या मतलब है, जैसे हीट और वर्क डन सेम होते हैं तो वर्क डन अपॉन टाइम, इसी को तो अपन पावर कहते हैं ना। तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या लिखोगे, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, सही है। और यहाँ पे v एक ऑलरेडी है, और यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर, और v स्क्वायर का तुम्हें फॉर्मूला पता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो मैं अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा, रेट ऑफ हीट लॉस, वो सिंपल क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को लिखोगे 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और ये v स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 पाई ईटा और r तो r रहेगा, और वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, 2/9 जी आर स्क्वायर ईटा और रो एम माइनस रो एल का स्क्वायर, ये लिखोगे, ठीक है। तो अपने को मेनली आर पे फोकस करना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आर के पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर की पावर 5 के। आंसर समझे क्या? बोलो, समझ में आया सभी को? नोट करो फिर, नोट करो। ये हो जाए तो एक बार ये का मैसेज कर दो, और अपना ये टॉपिक विस्कोसिटी यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। अब अपन इस पे बेस, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस, 3-4 जितने भी हो पाते हैं कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट करना, अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन वेव स्टार्ट करेंगे। वेव को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग वेव, दूसरे पार्ट में साउंड वेव, और तीसरे पार्ट में वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो ये तीनों टॉपिक को अपन एक साथ कंबाइन करके देखेंगे। तीनों टॉपिक में कुछ ऐसे ऐसे रिलेशंस हैं जो तीनों में ही कॉमन है, तो मैं एक में बताऊंगा, बाकी मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि अपन ने ये काम वहां पे किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वेव को तकरीबन 10 लेक्चर के आसपास में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन लिखना, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। अपने पास एक टैंक है, और टैंक के नीचे एक होल कर दिया हुआ है ना, नीचे, ठीक है। इस होल का जो एरिया है वो स्मॉल ए है, और जो आउटसाइड का एरिया है वो है कैपिटल ए। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस कराया था उसमें आउटसाइड के एरिया को अपन ने बहुत लार्ज मान कर नेग्लेक्ट करवा दिया था, बट यहाँ पे अपन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन प्रॉपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लिखो, अ होल इज मेड एट बॉटम ऑफ अ लार्ज वेसल ओपन एट द टॉप। Hole is made at bottom of a large vessel open at the top.
if water is filled to a height h, if water is filled to a height h, comma, it drains out completely in time t, comma, it drains out completely in time t. Calculate time taken by the water column. Calculate time taken calculate time taken by the water column of height 2h of height 2h to drain completely. ऑप्शन मैं तुम्हें दे देता हूं। पहला ऑप्शन है √2t, दूसरा है 2t, तीसरा है 2√2t एंड चौथा है 4t। 4 मिनट का समय है, दिमाग लगाओ और सही आंसर बताओ। तुम्हारा इस क्वेश्चन में तुक्का भी सेट बैठ सकता है, बट अपन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना।
सी ऑप्शन, ओके। रवि का आंसर है सी। देखते हैं और किसी का कोई आंसर है तो बताओ। बी, ओके। देखो करते हैं सॉल्व, देखना ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है कि a1 v1 बराबर a2 v2 लिख सकते हैं। अब इसमें हाइट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। टॉप का एरिया a, वेलोसिटी सपोज कर लो v, स्मॉल एरिया, और यहाँ पे वेलोसिटी अपन सिंपल लिख सकते हैं 2gh। ये अपन ने करा हुआ है, पता भी है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे तुम वेलोसिटी को देखो तो क्या अपन dh बाई dt लिख सकते हैं क्या? सोच के देखो, dh बाई dt लिख सकते हैं क्या? कायदे से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देना होगा, क्यों? क्योंकि हाइट लगातार कम हो रही है, राइट। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को ये काम करना होगा। इसे प्रॉपर लिखो तो dh और इधर अंडर रूट h डाल दो, और a और इधर अंडर रूट 2g डाल दो, अपॉन a इधर और इधर dt। इसी को इंटीग्रेट करना होगा। अब मुझे पता है कि 0 से h हाइट में इसे टाइम कितना लगा है t, यहाँ से 0 से t, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो t का यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला पता लगेगा क्या? तो h की पावर -½ +1, यहाँ पे हाफ, और ये माइनस यहाँ एडजस्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा तो हटा दो फिर। तो ये आ जाएगा a इंटू अंडर रूट 2g अपॉन a इंटू टी। तो टाइम यहाँ से क्या बनेगा? देखना ध्यान से, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। 2 नहीं जाएगा, हाँ। और तुम्हें a बाई ए, देखो तो कुछ ऐसा ही टर्म बनेगा क्या? इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो a बाई ए और अंडर रूट 2h बाई जी, ऐसा ही कुछ टर्म बनेगा क्या? कैलकुलेशन देखो, चेक करके बताओ यही बनेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे तुम्हें ये समझ में आया तो T1 यहाँ से कितना हो जाएगा? मुझे क्लियर कट आंसर दिखने लग गया, √2t है आंसर। क्या तुम्हें भी आंसर दिख रहा है क्या? तो ये इसका मैसेज करो। एक बार समझो, किसी को डाउट हो तो मुझे माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछो। समझ में आ गया हो ये इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ गया क्या सभी को? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक दिया गया है तुम्हें, बॉटम में, एक मिनट, हाँ, एक होल कर दिया गया बॉटम में, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस लिक्विड को, अपर सेगमेंट और ये लोअर सेगमेंट। इसके लिए हाइट तुम्हें h दिया गया है और ऊपर के लिए हाइट तुम्हें दिया गया 2h, ठीक है।
और तुमसे वेलोसिटी पूछ ली गई है, डेंसिटी रो है इधर के लिए और इधर के लिए 2 रो। हाँ यही है क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल ऑफ अ वेसल containing two different liquids of density rho, यही लिखा हुआ है। सिंपल वी सॉल्व करना है, करो सॉल्व। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला √6 GH, दूसरा √4 GH, तीसरा √8 GH और चौथा सिर्फ GH। ये 4 ऑप्शंस हैं, चेक करो वेलोसिटी क्या होगी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कंफ्यूज मत हो। इजी क्वेश्चन है, सोचो। थर्ड, ओके।
चलो देखते हैं, सीखते हैं। सपोज करो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया और एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, अपने चॉइस पे कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, बट तुम्हें ध्यान रखना है कि कहाँ से आंसर आएगा ये देखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2ρg प्लस 2ρgh। समझ रहे हो क्या? ये 2ρgh कैसे आएगा, समझ में आया तुम्हें? तो इसका मैसेज करो। ये दोनों में 2, क्योंकि एक का हाइट 2h है, एक की डेंसिटी 2ρ है, इस वजह से। सही है। और पता है तुम्हें कि यहाँ पे जो भी कांटेक्ट मेंटेन करा होगा उसके पास वेलोसिटी 0, क्योंकि 1 मैंने बॉटम के पॉइंट को माना है। और बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ 2ρv²। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, आंसर है तुम्हारे पास। खत्म। समझे क्या? तो कौन सा ऑप्शन आएगा देख लो फिर। 2 2 4 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा। समझे क्या तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से? तो इसका मैसेज करो। तो ठीक है, फिर अपन आज यहीं पे एंड करते हैं, इस चैप्टर को अपन एंड करते हैं। इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। आज तुम्हारा डाउट टाइमिंग है, तो आज इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हो तुम। ठीक है, लिंक जनरेट करके ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा, जिसको भी जो डाउट्स है वो आ जाना अपने टाइम पे, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ब्रेक ले लो और अभी 12th फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करो। 11th पे भी करना है, बट ज्यादा 12th पे, क्योंकि अब 12th की क्लासेस ज्यादा लगने लग गई है ना, इस वजह से। चलो, स्नेहिल को मैं होस्ट बना देता हूँ। स्नेहिल, सबको ट्रांसफर कर देना।